इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। आज पूरे 2.5 साल बाद बात कर रहे हैं हम तुमसे। सावी, इन 2.5 सालों में क्या हुआ तुम्हें सब बताना है। ये भी बताना है कि अचानक तुमसे बातें करनी क्यों बंद कर दी थी हमने और आज क्यों बात कर रहे हैं। पता है अगले महीने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शादी होने वाली है हमारी, मगर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये शादी बस माँ की वजह से हो रही है। ऑपरेशन के बाद भी माँ को लगता है वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, इसलिए वो चाहती हमारी शादी उनके रहते हो जाए। पापा ने भी उनकी बात मान ली, लगे रिश्ता खोजने और इत्तेफाक देखो उन्हें इतनी जल्दी रिश्ता भी मिल गया। अविनाश नाम है लड़के, पता नहीं कैसे पसंद कर लिया उसने हमें। हमें लगता है उसकी भी कोई मजबूरी होगी तभी वो शादी के लिए मान गया, वरना जो दिखने में इतना अच्छा है और अच्छी जॉब वाला हो तो भला हम जैसी लड़की को क्यों पसंद करता। सच कहें तो हम शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। काश कि माँ हमारी शादी को लेकर इस तरह से जिद ना करती तो हमें शादी ना करनी पड़ती। हम अब कुछ नहीं कर सकते माँ की बात मानने के सिवा, लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हम। जब भी घर पर अविनाश के बारे में बातें होती हैं, ना जाने क्यों हमें शौर्य की कई बातें याद आ जाती हैं। अब शौर्य ने क्या कहा और क्यों कहा ये बताने से पहले हम इन 2.5 सालों में क्या हुआ ये सब तुम्हें बताते हैं। उस दिन माँ पापा नाना नानी के घर से आने के बाद थोड़े परेशान से रहने लगे थे। हमने वजह जानने की कोशिश की तो माँ ने बताया नाना नानी ने जो ज़मीन उनके नाम दी थी उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करके बैठे हैं। उसी सिलसिले में वो परेशान थे, पता नहीं क्यों, मगर उस दिन उनकी बातों से हमें संतुष्ट नहीं हुई थी। लेकिन कई बार उनकी तबीयत को लेकर पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हर बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो कहकर बात टाल देती। हमारा तो कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन माँ पापा डेली जाने के लिए कहते थे तो जाना पड़ता था। डेली जाने से कुछ लोगों से पहचान हो गई थी। वो थोड़ी बहुत बातें करते थे हमसे, मगर हमें तो एक दोस्त चाहिए था जो हमारा इंतज़ार करता हुआ दिखे, हमारे लिए अपनी सीट पर जगह बनाकर रखे। मगर महीने हो गए थे, ऐसा कोई नहीं मिला था। एक मैंग था जो कभी अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल देता था, या अगर मेरी सीट खाली देखता तो मेरे पास आकर बैठ जाता था। वो थोड़ी बहुत बातें करता था मुझसे, पास मेरे बैठा रहता, मगर उसका ध्यान माही पर रहता था। उसकी आंखों से पता चलता था वो माही को पसंद करता, लेकिन माही शायद उसके लुक की वजह से उसमें इंटरेस्ट नहीं थी। उसने एक बार स्कूल में बताया था कि उसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के पसंद है, और मैंग में इन दोनों चीज़ों की कमी थी। हम जब भी नोटिस करते माही की नज़रें शौर्य पर होती और शौर्य की हर उस लड़की पर जो दिखने में बेहद खूबसूरत दिखती थी। उन सुंदर लड़कियों में तान्या भी थी, लेकिन वो शौर्य को भाव ही नहीं देती थी। वो ऐसी माही भी बहुत सुंदर थी, मगर तान्या से थोड़ी कम, इसलिए शौर्य उसे भाव नहीं देता था। तुम भी क्या सोच रही होगी ना सावी, हम क्या क्या बता रहे हैं तुमसे, मगर क्या करें, कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा यही सब होता है और हमें ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। जो चीज़ें आज तक हम सिर्फ मूवीज़ और सीरियल में देखते थे, उन्हें ऐसे रियल में देखना सच में अमेजिंग लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों खुशी से ज़्यादा दिनों तक हमारे पास ठहरती। जब हमारा मन लगने लगा कॉलेज में, तब माँ अचानक बीमार हो गई और हमें कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा। हमें लगा हर बार की तरह माँ कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस दिन पापा की बातों को सुनकर अंदाज़ा हो गया कि माँ को कोई बड़ी बीमारी है। दरअसल पापा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। हम अचानक उनके कमरे में पहुंच गए। वो गुस्से में बोल रहे थे, तुम समझ रही हो, अगर कुछ महीनों में पैसों का इंतजाम करके मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। पापा की बात सुनते ही हम तुरंत माँ के पास चले आए। माँ किचन में काम कर रही थी। पापा की बात सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। हम आकर माँ से लिपट गए और रोते हुए बोले, आपने हमें क्यों नहीं बताया, क्यों छिपाया हमसे हमारी अपनी बीमारी के बारे में। अगर आज पापा की बातें नहीं सुनते तो हमें पता नहीं चलता। बताइए आखिर क्यों नहीं बताया। माँ हमें चुप कराते हुए बोली, कैसे बताते हम तुम्हें शावनी, हम तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे हमारे बारे में सोच सोच कर तुम उदास रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाओ।
शांत हो जाओ मेरी बच्ची, हमें कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इस दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है और वो ठीक हो जाते हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। उस दिन माँ की बातों से हमें पता चला उन्हें कैंसर है। उस दिन शायद पहली बार हम माँ के गले लग कर रोए थे। उस दिन हमने एक एक करके उनसे सारी बातें जानी। उन्होंने बताया हम जब 12 में थे तब उन्हें पता चला कि उनकी बीमारी के बारे में। उन्हें हम समय सिर्फ ट्यूमर था। उन्हें दर्द तो जब हम 10th में थे तभी से होता था, लेकिन वो ऐसे ही दवा खाकर उस दर्द को बर्दाश्त करती रही। उस समय दादी भी बीमार थी, इसलिए माँ पापा से ने हमें नहीं बताया। डॉक्टर ने उसी वक्त ऑपरेशन की सलाह दी थी, मगर दादी की दवा और माँ की 2 सालों से चल रही दवा, इन सब के पीछे हो रहे खर्चे के बाद पापा के पास इतना बजट नहीं था, इसलिए नाना नानी की दी हुई संपत्ति बेचकर माँ का ऑपरेशन कराना चाहा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बेच ही नहीं पा रहे थे, जिस वजह से माँ का ऑपरेशन समय पर नहीं हो पाया और ट्यूमर से धीरे धीरे कैंसर फैल गया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया। माँ पापा बहुत कहते, लेकिन हमारा एक ही जिद रहती, जब तक माँ का ऑपरेशन नहीं हो जाता और माँ पूरी तरह से नहीं ठीक हो जाती हम कॉलेज नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद जब पापा ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो हम माँ को लेकर मुंबई गए, जहाँ माँ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद माँ की देखभाल में ही हमारा सारा समय गुजरता था। हमारे एग्ज़ाम के टाइम पापा ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर माँ का ख्याल रखा, तब हम एग्ज़ाम देने गए थे, वरना हम जाना ही नहीं चाहते थे। माँ के ठीक हो जाने के बाद भी हम 2nd ईयर में भी नहीं जा रहे थे कॉलेज, बस घर पर पढ़ते और जब कुछ ज़रूरी होता तो चले जाते। लेकिन फाइनल ईयर में माँ ने हमें ज़बरदस्ती भेजना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद कॉलेज जाने पर मयंक ने ना आने की वजह पूछी तो हमने उसे माँ के बारे में बता दिया। उसके साथ माही भी मौजूद थे, उसने भी सुना। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, वो हमसे पहले की तरह बोलने लगी, लेकिन हम उसके क्लोज नहीं होना चाहते थे। बस उसके बोलने पर बोल दिया करते थे। उसके बिहेवियर में बदलाव आ चुका था। वो अब सौर्य की जगह मयंक के साथ ज़्यादा रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो सौर्य से किसी बात पर नाराज़ हो, और सौर्य का मिजाज भी बदला बदला सा लग रहा था। वो अक्सर मेरे सीट पर आकर बैठ जाता था, हमसे बातें करता था, बातों ही बातों में हमारा हाथ पकड़ लेता था। हमें लिए सब अजीब लग रहा था, मगर अच्छा भी। सौर्य जैसा पर्सनालिटी वाला लड़का, जिसकी अटेंशन पाने के लिए अक्सर लड़कियां उसके आसपास भटकती रहती थी, वो इस तरह हमें अटेंशन दे रहा था, ये सोचकर हमें बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। लेकिन एक बात हमें परेशान कर रही थी, वो थी तान्या की ना मौजूदगी। मैंने एक बार मयंक से उसके कॉलेज ना आने की वजह पूछी तो उसने बताया किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जहाँ हम एक दोस्त खोज रहे थे जो हमारी केयर करे, हमसे बात करे, हमारे लिए सीट छोड़ कर रखे, वहीं अब हमारे पास 2 सख्त मौजूद थे। एक था मयंक जो मेरा अच्छा दोस्त बना, और दूसरा था शौर्य जो दोस्त से बढ़कर लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उसके और बीच क्या है। मुझे उससे बातें करना, उसका हाथ पकड़ना, उसका मेरे कंधे पर हाथ रख देना, हमसे टिक कर खड़े हो जाना, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इन दिनों माँ की हेल्थ भी सही लग रही थी, लेकिन हमने कहा था ना, खुशियाँ हमारे पास ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं। वही होने वाला था हमारे साथ। त्याना ने कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लिया था। उसके आते शौर्य उसके साथ रहने लगा। उसने हमें बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमें उसके तान्या के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से हमें पूरी तरह इग्नोर करना बहुत तकलीफ़ दे रहा था। मयंक हमारे तकलीफ़ को बखूबी समझता था। उसने हमें समझाया भी, जितनी जल्दी तुम खुद को संभाल लो उतना ही अच्छा है। सौर्य से तुम किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो, यही बेहतर। वो बस किसी वजह से तुम्हारे साथ था। वो हमेशा से तान्या के पीछे था, मगर तान्या उससे दूर भागती रही है क्योंकि शौर्य में लॉयल्टी की कमी है। लेकिन इन दिनों तान्या जिस तरह से शौर्य के क्लोज हो रही थी, मुझे लगता है कि वो भी शौर्य में इंटरेस्ट है। मैं नहीं चाहता शौर्य से तुम उम्मीदें लगा बैठो। मयंक की बातें हमारे समझ में आ रही थी, लेकिन इस उम्र में अट्रैक्शन पर हमें कुछ ज़्यादा ही हावी रहता है। इस वजह से सब कुछ जानने के बाद भी
हम सॉरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो था ही इतना अट्रैक्टिव। जैसे मौका मिलता हम किसी न किसी बहाने उसके पास चले जाते और उससे बातें करने की कोशिश करते। उसकी सीट खाली देख उसके पास बैठ जाते, जो तान्या को पसंद नहीं आ रहा था। वो शौर्य से दूरियां बनाने लगी, जो शौर्य को बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था हमारी वजह से। एक दिन तान्या और उसके बीच हमें लेकर बहस हो गई, जिसका गुस्सा शौर्य ने हम पर उतार दिया। पता नहीं किसने तान्या को ये बता दिया था कि हम और शौर्य पिछले दिनों बहुत क्लोज थे। बस उसी बात को लेकर तान्या शौर्य से सवाल जवाब कर रही थी और उसी वक्त हम पहुंच गए। शौर्य को मुस्कुराते हुए हाय बोला और उसका हालचाल पूछने लगी, क्योंकि वो 2 दिन कॉलेज नहीं आया था। हम उससे उसके कॉलेज ना आने की वजह पूछ रहे थे। शौर्य हमारी तरफ ना देखते हुए अनबने ढंग से जवाब दे रहा था। तान्या को हमारा शौर्य से इस तरह सब कुछ पूछना पसंद नहीं आया। वो गुस्से से हमें और शौर्य को घूरते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते शौर्य का गुस्सा हम पर बरस पड़ा। क्या तुम में जरा भी सेंस नहीं है कि जब 2 लोग अकेले में बात कर रहे हो तो बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में हमें घूरते हुए बोला, सॉरी, वो तुम 2 दिनों से कॉलेज नहीं आए थे तो हम बस पूछने आए थे तुम ठीक हो या नहीं, और हम बस जाने वाले ही थे। लेकिन हम सौर्य से माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि हमें एहसास हो गया था अपनी गलती का। मगर सौर्य पर हमारी माफ़ी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो हमें डांटते हुए बोला, तुम्हारी एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आज के लिए वो तो तुमने सॉरी बोल दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तुम मेरे आसपास भटकती रहती हो उसका क्या? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे तुम्हारा ये मुझसे बातें करना, मेरे पास आकर बैठ जाना। जानती हो तुम्हारी वजह से तान्या मुझसे नाराज़ रहने लगी है। लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया है? पहले जब तुम हमसे बातें करते थे और हमारे साथ बैठते थे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने ही तो शुरुआत की थी बातचीत की, और अब इस तरह से बोल रहे हो जैसे हम कोई अजनबी हैं, जबकि हमें लगता है तुम हम। क्या लगता है तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुमने सोच भी कैसे लिया ये? अरे पसंद और प्यार तो दूर की बात है, मुझे तो तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वो तो उस दिन माही ने मुझे अचानक से प्रपोज कर दिया और मैंने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, तुम्हें गलतफहमी है कि कोई लड़की तुम पर लट्टू हो जाएगी। तुम्हें लगता है कॉलेज की सभी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं, जबकि वो सब बस सिर्फ टाइम पास के लिए तुमसे जुड़ती हैं, ना कि तुम्हें कोई पसंद या प्यार करती हैं। तुम्हारा बिहेवियर जिस तरह, उससे तो कोई लड़की तुमसे बात करना भी ना पसंद करे। तभी तो तान्या कभी तुम्हें भाव नहीं देती। अरे तान्या, क्या तुम्हें तो शावनी तक भाव नहीं देती। उस दिन माही की बातों ने मेरे ईगो को बहुत हर्ट कर दिया था और मैंने गुस्से से मन बना लिया था तुम्हें इम्प्रेस करने का। बस इस वजह से मैं तुम्हारे साथ था, ना कि तुम्हें पसंद या प्यार करने लगा था। प्यार का तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा से तान्या को पसंद करता आया हूँ, और अगर कभी प्यार भी होगा तो मुझे लगता है उसी से होगा। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बात करने और साथ बैठने को प्यार समझ लोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं सौर्य सिन्हा तुम्हें पसंद करूँगा या प्यार करूँगा। ना तो तुम खूबसूरत हो, ना तुम में ढंग कपड़े पहनने का सेंस, ना ही बात करने का, ना कोई स्पेशल क्वालिटी। ऊपर से तुम इतनी सांवली भी। उसके बावजूद तुमने मुझसे ये उम्मीद कर ली। खैर छोड़ो, अब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो मुझसे दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मैं तान्या को खो दूँ। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी, और ये रोना बंद करो, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बातों से उसे कितना हर्ट किया है, और तुम हो कि अब उसके रोने से भी प्रॉब्लम है। मैग ने अचानक से वहाँ आकर कहा तो मैंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैंने देखा तान्या, माही और मैग सब वहाँ खड़े थे। सब मेरी तरफ सिंपैथी से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने सारी बातें सुनी हो। सबका पता नहीं, मगर माही ने सुनी थी, इसलिए वो शौर्य पर भड़क पड़ी और बोली, मैंने तो उस दिन गुस्से में कहा था, तुमने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया और अपने ईगो की वजह से तुम सावनी को इमोशंस के साथ खेलने लगे। कितने चीप हो तुम। जस्ट सेट अप।
तुम सब मुझे इस तरह सुनाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलती सामने की है, इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी मुझसे। सौर्य हमें घुटते हुए बोला। इस बार हमें उसकी बात बर्दाश्त नहीं और हमने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कोई उम्मीद नहीं लगाई थी हमने तुमसे। हमें बस ये लगा कि तुम हमें अपना दोस्त समझते हो और यही बात हम कहने वाले थे, मगर तुमने हमारी बात सुने बिना ही हमें इतना कुछ सुना दिया। शुक्रिया हमें बताने के लिए, हम दोस्ती के काबिल भी नहीं हैं। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद हम पूरी तरह से टूट चुके थे। हम सौर्य को अपना दोस्त समझने लगे थे, या शायद उससे बढ़कर, मगर वो सब सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हम काबिल ही नहीं हैं किसी के दोस्ती के। तभी तो पहले माही और अब शौर्य ने ऐसा किया हमारे साथ। उस दिन से हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। माँ पापा से बोल दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहते मन करता तो कभी कभी पढ़ते, नहीं तो पूरा दिन खामोशी से, कभी छत पर बैठकर तो कभी खिड़की के पास बैठकर गुजार देते। और रात को रोते हुए मन तो करता था माँ को बताएं सब, लेकिन बताने जैसा कुछ था नहीं। उस वक्त तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने तुम्हें कब्र से ऊपरी हिस्से पर रख दिया था, और इन दिनों कभी अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ हमें। मगर आज जब अचानक से माँ ने घर की साफ सफाई करवाई तो बताया कि हमें लड़के वाले देखने आ रहे। हम शौक रह गए। हमारे मन में बहुत सवाल उठे, मगर माँ ने हमसे कहा वो सब कुछ समझा देंगी, वो बाद में, बस हम इनकार ना करें लड़के वाले के सामने जाने से। उनकी बातों में एक विनती झलक रही थी, जिसकी वजह से हम मना नहीं कर पाए और चले गए। हम रेडी होकर उनके सामने। अजीब बात है, पहली दिखाई में हमें शगुन थमा दिया गया और हम मना ही नहीं कर पाए। अच्छा हुआ मना नहीं कर पाए, वरना माँ हर्ट हो जाती। अभी थोड़ी देर पहले हमें माँ ने बताया उन्हें लगता है वो अब और नहीं जी पाएंगी। उन्हें रहते रहते अचानक से घबराहट होने लगती है, सांसें आना बंद हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कुछ नहीं हुआ है, बस वो डिप्रेशन में है। जबकि माँ का कहना है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, वो डिप्रेस हो जाए या फिर पैनिक अटैक आने शुरू हो जाए। वो इन दिनों अजीब अजीब से सपने देखती हैं। उन्हें डर लगने लगा कि वो रातों को चीख कर उठ जाती है। उन्हें डर लगता है उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो चाहती है कि हमारी शादी अपने रहते कर दें। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले रिश्ते खोजने शुरू कर दिए थे। मतलब वो अपने जान पहचान वालों से रिश्ते बताने की बातें कहने लगी थी। सब कुछ जानने के बाद हमारे रोने पर उन्होंने हमें समझाते हुए कहा हमारी शादी अच्छे घर में करने की कोशिश करेंगी, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हम जैसे यहाँ रहते हैं वैसे वहाँ भी रहेंगे। हम आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिल भी गया। वो माँ के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने हमें दादी के डेथ वाले टाइम देखा था। वो आए थे घर पर। पता नहीं अविनाश आए थे या नहीं, उनकी नानी और मामा आए थे। माँ बता रही थी उनकी नानी ने खुद हमारा रिश्ता अविनाश के लिए मांगा है और हमारी फ़ोटो देखने के बाद ही अविनाश ने हाँ कर दी थी। वो यहाँ बात पक्की करने आए थे। हमें यकीन नहीं हुआ ये जानकर। मन में बस यही चल रहा था जैसे उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन माँ पापा दोनों की उनको बातों पर यकीन है तो हम कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी लोगों के रिजेक्शन बर्दाश्त करने से अच्छा है तो जो भी होने वाला हो हम एक्सेप्ट कर लें, और हमने कर लिया। लेकिन फिर घबराहट हो रही है। डर लग रहा है कि एग्ज़ाम के बाद ऐसे हमारी शादी हो जाएगी। शायद हम तैयार नहीं हैं, लेकिन हम मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो कुछ होगा हम झेल लेंगे। माँ को हर्ट नहीं करेंगे। बहुत कुछ था जो हम किसी से बांटना चाहते थे। सोचा था माँ से कहेंगे, लेकिन माँ को बता नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ आज सफाई करते समय तुम मिल गई और तुमसे सब कुछ कह दिया। अब आगे पता नहीं कब तुमसे बात हो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद शादी, और इन सब के बीच शायद ही हमारे पास कोई दूसरी बात हो शेयर करने के लिए जो हम तुमसे करना चाहें। अब तो बातें पहले से ही कम करने लगे हैं। सब कुछ अंदर समेटने की आदत हो गई है। जिस दिन समेटना मुश्किल हो जाएगा उस दिन फिर मिलेंगे तुमसे। तब तक के लिए अलविदा साबी। अगले महीने 1 साल हो जाएंगे हमारी शादी को।
इन 11 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया। माँ अब हमारे बीच नहीं है। हमारी शादी को हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे, वो हमें और पापा को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। माँ के साथ हमने नानी को भी खो दिया, जो अभी कुछ महीने पहले ही हमें मिली थी। हमारा मतलब अविनाश के नानी से था, जो रिश्ते से हमारी नानी भी थी। आज लगभग 1 साल बाद हम एक बार फिर तुमसे रूबरू हुए हैं शाबी। हमने कहा था ना, जब सब कुछ समेटना मुश्किल हो जाएगा तब मिलेंगे तुमसे। आज कुछ ऐसा ही है। आज हम सब कुछ समेट नहीं पा रहे। अविनाश से पहली मुलाकात ही हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी मजबूरी में शादी कर रहे हों, और अब तक उनके अजनबियों जैसा बर्ताव से हमने जो महसूस किया था वो सच साबित हो रहा है। चलो अब रूबरू करवाते तुम्हें इन 11 महीनों में जो कुछ हुआ उससे। शादी की रस्मों के बाद जिस दिन हम विदा होकर ससुराल आए, उस दिन यहाँ पर किसी शख्स ने अविनाश का झगड़ा हो गया था। अविनाश और उस शख्स की बातों को सुनकर हमें पता चला वो अविनाश के पापा थे, जो अविनाश को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कह रहे थे। अविनाश और उनके बीच हुई बहस से हमें ये भी पता चल गया था कि अविनाश अपने पापा से नफरत करते हैं। उनके नफरत करने की वजह उस दिन हमें नहीं पता चली थी। घर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो गिने चुने मेहमान बचे थे वो भी चले गए थे। सब ने डिनर बहुत मुश्किल से किया था, शायद हमारी वजह से, क्योंकि अगर वो सब नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। अविनाश के मामा मामी, नानी और हम खाने के बाद खामोशी से अपने अपने कमरे में चले गए थे। मुझे तो नानी के ने कमरे में छोड़ा था। नई दुल्हन जो थी, फूलों से सजे कमरे को देखकर ये एहसास हुआ था, वरना जो कुछ हुआ उसके बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे अभी भी इस घर में शादी हुई है। हमें कमरे में छोड़ने के बाद नानी ने शायद अविनाश को कमरे में भेजा था। वो आए और हमारी तरफ देखकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोला और सोने के लिए बोलकर खुद सोफे पर सोने चले गए। उनके चेहरे पर उभरे मिले जुले भाव को देखकर हमारी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मन तो कर रहा था उनके पास जाकर उनको सहारा दूं, मगर हम चाहते हुए भी नहीं कर पाए और बिना चेंज किए ही आंखें बंद करके लेट गए। थकान और तनाव होने की वजह से थोड़ी देर बाद ही हमें नींद आ गई। हमें शायद सोते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। अविनाश की चीख से हमारी आंखें खुल गई। उठते हमने अविनाश की तरफ देखा। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनके चेहरे पर घबराहट और डर के भाव थे। हम साइड टेबल से पानी लेकर उनकी तरफ बढ़ गए। पानी का ग्लास आगे करते हुए हमने उन्हें देने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, उन्होंने हमारी तरफ बिना देखे हमें खुद से दूर रहने के लिए कहा। हमने बिना कुछ बोले एक बार फिर से उनकी तरफ गिलास बढ़ाया। उन्होंने गुस्से से हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। एक बार फिर से उन्होंने हमें अपने पास से जाने के लिए कहा। इस बार वो गुस्से में बोल रहे थे। उन्हें गुस्से में देखकर हम डर रहे थे, लेकिन वहाँ से हटे नहीं। तो उन्होंने गुस्से से गिलास को अपने सामने से हटाने के लिए अपने हाथ से हमारे हाथ को टच करके गिलास को दूर करना चाहा। उनका हाथ हमारी तरफ बढ़ता देख हमें लगा वो हमें मारने वाले। हमें डर से पीछे होने की वजह कोशिश की तो गिलास हमारे हाथ से छूटकर बिखर गया। जब मैंने कहा था हट जाने के लिए तो तुम हटी क्यों नहीं? अविनाश गुस्से से गरजते हुए बोला। उन्होंने पहले टूटे हुए गिलास को देखा, फिर हमारी तरफ देखकर बोले, जाओ जाकर सो जाओ और अगली बार से जब हम खुद से दूर रहने के लिए कहें तो तुरंत दूर हो जाना। उनकी बात सुनकर हमने अपना सिर हिला और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े को समेटने के लिए झुककर अपना हाथ बढ़ाया तो अविनाश ने झटके से हमारा हाथ पकड़ लिया। तुम बेवकूफ़ हो क्या? इस तरह से कौन कांच के टुकड़े उठाता है? जाओ जाकर चुपचाप सो जाओ, मैं इसे उठा लूँगा। हमने एक बार फिर सिर हिलाया और चुपचाप आकर बेड पर बैठ गए। बेड पर बैठते ही हमारी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी, जिस पर अविनाश की उंगलियों के निशान पड़े गए हैं। उन निशानों को देखकर महसूस हो रहा था कि उन्होंने कसकर हमारे हाथ को पकड़ा था। अपनी कलाई से हाथ हटाकर हमने उनकी तरफ नजरें डाली। हमें तो बोल रहे थे बेवकूफ़ हैं हम, और खुद उसी तरह कांच के टुकड़े उठा रहे हैं जैसे हम उठाने वाले थे। हमने बिना सोचे समझे थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। हमारी आवाज़ सुनकर अविनाश ने गुस्से से हमें घूरा। उनके कुछ बोलने से पहले ही हम जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए लेट गए। थोड़ी देर बाद हमने हिम्मत करके ब्लैंकेट से अपने सिर को बाहर निकाला। सामने साइड टेबल के पास ही अविनाश खड़े हुए थे।
हमने देखा उन्होंने साइड टेबल के डोर को ओपन करके कोई दवा निकाल कर खाई और अपने सोफे पर जाकर लेट गए। उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट के लिए साथ डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। रस्म के हिसाब से उस दिन हमारी पहली रसोई थी। नानी के कहने पर हमने खीर बनाई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मामा खामोशी तोड़ते हुए बोले, अभी तुम पहले नए फ्लैट को रहने लायक कब बना रहे हो? क्या मतलब मामा? अभी अपने मामा से पूछ रहे थे। मतलब तुम कह रहे थे तुम्हारा प्रमोशन होने के साथ साथ तुम्हारा ट्रांसफ़र भी हो गया है और तुम्हें कंपनी की तरफ से लखनऊ में एक फ्लैट मिला है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगले महीने हम वापस अफ्रीका जा रहे हैं। निहित ने हमारी टिकट कंफर्म कर दी है। इस बार हम माँ को भी साथ लेकर जा रहे हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास है। अब ना तो तुम्हारे पास माँ को रोकने की वजह है और ना ही माँ के पास हमारे साथ ना जाने का बहाना। मामा अविनाश और नानी की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर नानी और अविनाश का चेहरा एकदम से उतर गया था। मामी ने मामा की बात को आगे बढ़ाते हुए अविनाश से उनके फ्लैट को दिखाने की बात कही तो अविनाश मान गए। लंच के बाद फ्लैट दिखाने की बात कहकर वो लिविंग रूम में चले गए। उनके जाते ही नानी की नज़र सबकी बातों से हटकर हम पर गई। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने हमारे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ नानी, हम ठीक हैं। फिर इतनी खामोश क्यों हो? मामी ने पूछा। वो हम कम ही बोलते हैं इसलिए हमने मुस्कुराकर कहा। इसके अलावा हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी देर नानी मामी आपस में बातें करने लगी। बीच बीच में वो हमसे कुछ पूछ लेती और हम बस उसका जवाब देकर खामोश हो जाए। थोड़ी देर बातें करने के बाद मामी ने हमें रसोई में चलने के लिए कहा। हम उनके साथ चले गए और लंच बनाने में उनकी हेल्प करने लगे। लंच बनाते वक्त मामी हमें अविनाश के पसंद नापसंद के बारे में बताती रही और हम सुनते रहे। 1 घंटे के अंदर लंच तैयार हो गया था। मामी ने हमें लंच डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और खुद सबको बुलाने चली गई। सबके आ जाने के बाद हमने साथ में लंच किया। फिर मामा और अविनाश आपस में काम के सिलसिले में थोड़ी बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मामा ने अविनाश को याद दिलाया फ्लैट पर चलने के लिए। सब रेडी हुए और कुछ देर में हम गोरखपुर से लखनऊ सफ़र पर निकल गए। फ्लैट पहुंचने के बाद हम सब ने फ्लैट के हर हिस्से को बारीकी से देखा। एक सिंगल फैमिली के रहने के लिए ये बिल्कुल ठीक था। हाँ, मैं इसी घर की बात कर रही हूँ जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फ्लैट को पूरी तरह से चेक आउट करने के बाद हम वापस दिल्ली लौटने के लिए वहाँ से निकल गए। सफ़र की थकान के कारण मामी ने घर पर खाना बनाने की बजाय अविनाश से बाहर डिनर करने की बात की। एक अच्छे से रेस्टोरेंट करने के बाद हम घर वापस आए और डायरेक्ट अपने अपने रूम में चले गए। रूम में आते ही अपने कपड़े लेकर हम वॉशरूम चेंज करने चले गए। चेंज करने के बाद जब हम वापस आए तो अविनाश भी अपनी ड्रेस चेंज कर रखी थी। उन्होंने रूम में ही चेंज कर लिया था। वो साइड टेबल के अंदर रखी हुई दवा फिर से खा रहे थे। हमने उन्हें दवा खाते हुए देखा तो हमें उनकी फिक्र सी होने लगी। हमने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप ये दवा क्यों खा रहे हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? हमारी बात सुनकर वो हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थका हुआ हूँ। तुम जाकर सो जाओ, रात को कुछ भी हो मेरे नज़दीक मत आना। उन्होंने अपनी बात कही और बेड से ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सोने चले गए। हम बस उन्हें जाता हुआ देखते रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बातों से उस दिन हमें ठेस पहुंचाई थी। हमारे मन ने उनसे सवाल किया, जब दूर ही रहना था तो शादी क्यों की? अपने सवालों को मन में दोहराते हुए हमारी नज़रें आईने पर दिख रहे अपने अक्ष पर पड़ी। अपने सांवले रंग को देखकर हमारे मन के सवालों का जवाब हमें मिल गया। तुम्हारे पापा तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए आने वाले हैं। तुम रेडी हो जाना। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त नानी ने हमें बताया। उनकी बातें सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इन 3 दिनों ने हमने माँ से शायद 10 बार से ज़्यादा बात की थी और अब उनके पास जा रहे थे। हम इतने खुश थे जैसे अब हमें वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा।
रूम में पहुंचकर हमने पैकिंग के हॉल में बैठकर पापा का इंतज़ार करने लगे। पापा के आने के बाद सबने थोड़ी बातें की। इस नए ज़माने में भी पापा ने बेटी के घर पानी नहीं पीते कहकर कुछ खाया पिया नहीं तो सबने उन्हें ज़्यादा देर तक रुकना उचित नहीं समझा। हमने मामा मामी और नानी को ग्रीट किया। अविनाश वहीं बैठे हुए थे। हमें समझ नहीं आया हम जाने से पहले उनसे क्या बोले। काफ़ी सोचने के बाद हमने कहा, ख्याल रखिएगा अपना, तुम भी ख्याल रखना अपना। उन्होंने हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इन 3 दिनों में हमने पहली बार उन्हें खुद को इस तरह से देखते हुए पाया था। उनकी नज़रें खुद पर महसूस करके हम खुश हो रहे थे, मगर अगले ही पल आसपास सबको देखकर हमने अपनी खुशी खो दी। यह विनाश ने सबको दिखाने के लिए कहा होगा। ये ख्याल आते ही हमारे चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। हमने पापा की तरफ देखा तो वो मामा से कोई बात कर रहे थे। मामा की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। हमने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे अगली बार हम गोरखपुर नहीं बल्कि लखनऊ रहेंगे अविनाश के साथ। उन्होंने पापा से ये भी बात बताया कि शायद वो हमारे आने से पहले अफ्रीका निकल जाएं तो आप अविनाश के साथ सावनी को भेज दीजिएगा। मामा की बात सुनकर पता नहीं क्यों हमारी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। हम इनके साथ अकेले कैसे रहेंगे? देखने में गुस्से वाले दिखते हैं, बोलते भी कुछ नहीं। हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। अगर नानी मामी चली गई तो हम इनके बारे में कैसे जान पाएंगे? ऐसे अनगिनत सवालों से उलझे हम अचानक से बोले, नानी जाने से पहले आप हमसे मिलकर जाइएगा वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। हमने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बात कही तो वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुरा उठे और नाना नानी हमें अपने करीब करके हमारे माथे को चूमा। उनके करीब होने पर हमें अपनी दादी की याद आ गई तो अचानक उनके गले लग गए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे और अविनाश के साथ यहीं रुक जाऊं। क्या आप सच में रुक जाएंगी? अगर हाँ तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें ज़रा सी भी खुशी नहीं होगी। पहले इस अभी की वजह से माँ हमसे दूर रही और अब तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पास रहे। मामा नाराज़गी जताते हुए बोले। उनकी बात सुनकर हमने बिना कुछ बोले उदासी से अपना सिर झुका लिया। अरे तुम उदास मत हो, मैं माँ को तुम्हारे और अभी के पास ही छोड़ जाऊँगा। वैसे भी माँ का भी यहीं रुकने का मन है। मामा की बात सुनकर हमने उन्हें थैंक यू बोला और उन्होंने हमारे सर पर हाथ रख कर कहा, बड़ी ही प्यारी हो तुम। ये शायद पहली बार था जब हम अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे। हमारी आंखें नम होने वाली थी। उसी पल पापा ने हमें याद दिलाया हमें देर हो रही है। हमने सबको बाय किया और घर से बाहर निकल गए। अविनाश हमारे पीछे हमें छोड़ने आए। हमने महसूस किया वो बार हमें ही देख रहे थे और हमारे देखने पर अपनी नज़रें फेर लेते थे। हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पापा के साथ हम अपने घर चले आए। हमें घर आए 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे। हमें मामा के एक कॉल करने पर वापस गोरखपुर के लिए निकलना पड़ा। मामा ने बताया नानी सीढ़ियों से गिर गई थी। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हमने जैसी मामा की बात सुनी हम तुरंत पापा के साथ हॉस्पिटल चले गए। वहाँ आकर हमने नानी को मशीनों से घिरा पाया। उन्हें इस तरह तकलीफ में देखकर हमारी आंखें छलक उठी और हम मामी से लिपट कर रोने लगे। नानी अब भी बेहोश थी, वरना हम उनके सामने रो रहे होते। मामी हमें संभालते हुए चुप करवा रही थी। उसी वक्त एक नर्स ने नानी के होश में आने की बात कही। उसने सबको गौर से देखते हुए ये कहा कि नानी सबसे पहले शावनी से मिलना चाहती हैं। उस नर्स की बात सुनकर हमने सबकी तरफ देखा। सब हमें देख रहे थे। सबकी आंखों में यही सवाल था, आखिर सबसे पहले शावनी से क्यों? हमारे मन में यही सवाल था, जिसका जवाब जानने के लिए हम जल्दी से नानी के वार्ड रूम की तरफ बढ़ गए। नानी के पास पहुंचकर हमने कोशिश की खुद को संभाल कर कुछ कहने की, लेकिन हमारे लब ही नहीं हिले। गला भर आया, आंखें छलक गई। हमें इस तरह कमज़ोर पड़ता देख नानी ने अपना सिर ना में हिलाकर इशारे से हमें खुद के करीब बुलाया। हम हिम्मत करके उनके पास पहुँचे तो उन्हें हम अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल कर धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, शावनी बेटा बहुत कुछ बताना है तुमको, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहिए नानी। हमने हिम्मत करके अपने लबों पर झूठी मुस्कान सजाई और नानी के करीब बैठकर उनके हाथ को थाम लिया। हमने कई बार कोशिश की नानी के ऑक्सीजन मास्क को वापस लगाने की, मगर वो माने ही नहीं। थक हार कर हम उनकी बातें सुनने को तैयार हो गए।
मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी को लेकर कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब तुम जानना चाहोगे। मैं उन सवालों के जवाब के साथ साथ तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम दोनों की शादी जब तय हुई थी तो वो सभी बातें जो तुम दोनों एक दूसरे से के बारे में जानना चाहिए था, किसी ने तुम दोनों को नहीं बताया। वैसे भी तुम दोनों कहाँ तैयार थे शादी के लिए। अविनाश मेरी वजह से और तुम अपनी माँ की वजह से शादी के लिए मान गई थी। शायद यही वजह थी जो तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा नहीं जताई और हमने बताने की कोशिश नहीं की। जैसे तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, वैसे मैंने भी तुम सबसे एक बात छुपाई थी। नानी, क्या मतलब है आपका? और आपको ऐसा क्यों लगता है हम शादी के लिए तैयार नहीं थे? हम जानते थे एक ना एक दिन हमारी शादी होनी ही थी। फिर माँ की वजह से जल्दी हो गई तो क्या हुआ? हमने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था इस शादी के लिए। हमने अविनाश के बारे में उस वक्त कुछ जानने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो हम जैसे सांवले रंग की लड़की से शादी के लिए मान गए थे। हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी था। क्या वाकई तुमने अविनाश से शादी मजबूरी में नहीं की थी? इसका मतलब तुमने उसे और इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ नानी, लेकिन आप ये सारी बातें इस तरह से क्यों कह रही हैं? इस वक्त आपकी कंडीशन सही नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं, इस वक्त तुम्हें सब बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम अभी को किसी वजह से छोड़कर चली जाओ। नानी, क्या हो गया आपको? आप इस तरह। शावनी बेटा, प्लीज़ हमारी बात पूरी तरह से सुन लो, हमें चुप रहने के लिए मत करो। ठीक है नानी, आप जो हमें बताना चाहती हम सुनने के लिए तैयार हैं। नानी के बार बार कहने पर हमें उनकी बात माननी पड़ी। उस दिन नानी ने हमें अविनाश के बारे में सब कुछ बताया था। उस दिन हमें नानी के जरिए अविनाश के बारे में सब कुछ पता चला। हम उससे पहले बस इतना जानते थे कि अविनाश अपने नानी और मामा मामी के साथ रहते हैं क्योंकि जब वो छोटे थे तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ कैसे हुई थी इसके बारे में हमें नहीं पता। नानी ने हमें बताया अविनाश की माँ की डेथ नॉर्मल नहीं थी। मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो है जिसके हाथों में मैंने अपनी फूल सी बच्ची को सौंप कर उसे महफूज रखने की गुजारिश की थी। बताते हुए नानी की आंखें छलक रही थी मगर वो फिर भी बता रही थी और हम खामोशी से सुन रहे थे क्योंकि हम उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते थे। नानी ने हमारे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। वो हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखकर हमें सुनने के लिए बाध्य कर रही थी, तो हम सुनना भी चाहते थे। हमने जैसे ही उनकी आंखों से बह रहे आंसू को साफ किया, उन्होंने फिर से बताना शुरू कर दिया। मेरी बेटी अनवी शर्मा की शादी नामी बिजनेसमैन अनुज चौधरी से हुई थी। दोनों साथ में काफ़ी खुश रहते थे। शादी के 1 साल बाद ही अनवी की गोद में था, मगर कुछ सालों बाद अनवी मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं मिली क्योंकि हम सब अनवी की शादी के बाद अफ्रीका चले गए थे। बस फ़ोन कॉल पर भी अनवी से बात होती थी। वो नॉर्मल बातें करती थी मगर अचानक से बातें करते करते वो रोने लग जाती। वजह पूछने पर वो कुछ बताती भी नहीं। अनुज से जब हम कुछ पूछते तो वो कहता आप सबकी याद आती है इसलिए रोती है अनवी। आप लोग उसे ऐसे अकेले छोड़कर चले गए हैं ना? हम अकेले छोड़कर कहाँ गए हैं अनुज? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैंने उसकी बातों का जवाब दिया था। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसी वक्त मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने उससे वीडियो कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसने घर से बाहर हूँ, बाद में बात करता हूँ कहकर कॉल कट कर दिया। उस दिन से रोज़ किसी न किसी बहाने से अनवी और अनुज दोनों हमसे वीडियो कॉल पर बात करने से इनकार कर देते थे। फ़ोन कॉल पर भी हम बातें कम होने लगी थी। एक वक्त आया जब अनवी ने बातें करने बिल्कुल बंद कर दी थी और अनुज वो कॉल ही रिसीव नहीं करता। अनवी कॉल रिसीव करती लेकिन बस रोते हुए धीमी आवाज़ में कुछ कहती जो मुझे या किसी को भी बिल्कुल समझ नहीं आता। उसके इस तरह के व्यवहार से मैं और अवी के नाना बिल्कुल डर गए थे। निवेश और कनिका, अवी के मामा मामी भी अनवी के लिए परेशान हो गए थे। हमने उसी वक्त अफ्रीका से इंडिया वापस आने का प्लान बनाया था। हम अचानक गए थे अनवी के ससुराल। जब हम वहाँ पहुँचे अनवी के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसे उस हाल में देखकर हम सबकी आंखें भर आई थी। हमने उसके पास पहुँचकर उसके हाथ पैर खोले तो वो डर कर एक कोने में सिमट गई। अनवी हम में से किसी को पहचान नहीं पा रही थी। हमने घर में
मौजूद वर्कर से सब कुछ पता किया और अनुज के आने का इंतजार करने लगे। अनुज के आते ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। अनवी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, इस वजह से बस अनुज अपने पक्ष को आसानी से रखकर अनवी पर इल्ज़ाम लगा रहा था। शुरुआत में महज बातें हो रही थी, मगर धीरे धीरे वो बातें बहस का रूप लेने लगी। अभी के नाना जी ने गुस्से में अनुज पर केस करने की धमकी दी तो अनुज ने उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने अनवी के मानसिक रोग को उनसे छिपाया था। उसने मेरी बेटी को पागल साबित कर दिया था। उसका कहना था अनवी पहले से ही मानसिक रोगी थी और हमने उससे ये बात छिपाकर उसके साथ धोखा किया था। वो झूठ कह रहा था, मेरी बच्ची पागल नहीं थी, लेकिन हम उस वक्त साबित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अनवी और अभी को अपने साथ लेकर चले आए। अभी उस वक्त 1 साल का था। हमने अनवी को घर लाने के बाद उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे अनवी हमें पहचानने लगी, हमसे बात करने लगी। हमने कुछ पूछकर उससे ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं किया। उसके पूरी तरह ठीक होने का इंतज़ार किया। वो पागल नहीं हुई थी, वो डिप्रेस और ट्रामा में थी। अगर उसका इलाज ना होता तो शायद वो धीरे धीरे उससे पागल हो जाती। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो हम सब ने उससे पूछा, अनवी क्या हो गया था तुम्हें, और अनुज क्या क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटी, तुमने हमसे सच क्यों छुपाया, तुम हमें कुछ बताती क्यों नहीं थी। पहले तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ था, मगर जब अवी के नाना ने उसे अनुज के डिवोर्स लेकर उस पर केस करने की बात की तो उसने मना करते हुए एक बार फिर से अनुज के साथ रहने की जिद की। उसका जिद मानते हुए अभी के नाना ने उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहा तो उसने सारा इल्ज़ाम खुद पर डालते हुए कहा, गलती मेरी है, मैं अनुज पर शक कर रही थी, जिससे तंग आकर उन्होंने मुझसे दूरियां बढ़ा ली और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनसे बेवजह लड़ने झगड़ने लगी, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी। अनुज मुझे समझाते थे मगर मेरा शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं स्ट्रेस रहने लगी और ये सब हो गया। जिस तरह अनुज की बातों पर हमें यकीन नहीं हुआ था, उसी तरह अनवी की बातों पर भी नहीं हो रहा था। लेकिन अनवी के बातों को मानने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लगभग 6-7 महीने अनवी हमारे साथ थी। उस बीच हमारे अनुज से कोई बात नहीं हुई और ना ही उसने हमसे बात करने की कोशिश। कभी कभी उसके माँ पापा जो गांव में रहते थे अभी और अनवी के बारे में पूछते थे, अनवी ठीक हो गई या नहीं, इसकी चिंता थी उन्हें। शायद वो अनवी को अपने साथ रखना चाहते थे, मगर अनुज का कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब अनुज के माँ पापा को अनवी के ठीक हो जाने की खबर मिली तो वो उसे लेने आ गए। अनवी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। हमने रोकने की कोशिश की मगर वो माने ही नहीं। अनुज भी आया था। शायद अपने माँ पापा की वजह से हमने अनवी को भेज तो दिया था, मगर हमें उसके लिए काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए हमने निवेश और कनिका के साथ अफ्रीका जाने से मना कर दिया था और मैं और तुम्हारे नाना उसी वक्त से यहाँ रहने लगे थे। शुरुआत में हम हर दूसरे हफ्ते अनवी के घर जाया करते थे। अनवी खुश थी। अनुज के पापा माँ उसका ख्याल रखते थे। अभी से उन्हें बहुत प्यार था। उसे इस तरह से वहाँ खुश देखकर हमारे मन में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अभी को अपने ससुराल में ठीक देखकर हमने उसके घर जाना कम कर दिया था। वैसे भी वो कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए गई थी, इसलिए हम नहीं जा रहे थे। सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक अनवी का कॉल आया। उसने रोते हुए बताया, माँ अनुज ने दूसरी शादी कर ली, उन्होंने मुझे धोखा दिया है माँ, यहाँ सबने मुझे धोखा दिया है, सब मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं क्या करूँ माँ। बताते हुए वो बेतहासा रोने लगी। मैंने उसे किसी तरह दिलासा देकर शांत किया। अभी के नाना और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनवी और अभी के लिए डर भी लग रहा था। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब है हमें अनुज और उसके माँ पापा ही बता सकते हैं। इसलिए बिना वक्त गवाए हम तुरंत उसी दिन अनुज के गांव पहुँचे, जहाँ हमें सच पता चला। जब अनवी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, उसी वक्त अनुज ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसे वो सिर्फ अनवी का शक कहता था। वो शक नहीं, सच था। शादी से पहले वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में था और शादी के बाद भी उसने उससे अफेयर रखा था। जब अनवी को इस बात की जानकारी हुई तो अनुज उससे झूठ बोलकर बचता रहा और हमेशा कहता, सब कुछ झूठ है अनवी, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो।
अनुज के इस झूठ और सख्त व्यवहार ने ही अन्वी को मानसिक रोगी बना दिया था। कुछ महीनों तक ये चलता रहा और एक दिन अचानक अनुज और उस लड़की के बीच फ्यूचर को लेकर थोड़ी बहस हो गई। अनुज उसे छोड़ना नहीं चाहता था और वो लड़की बिना शादी के उसके साथ आगे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। अनुज ने सबसे छुपाकर उसे दूसरे फ्लैट में रखा था, लेकिन वो अनुज के घर उसके परिवार के साथ रहना चाहती थी, ये जानते हुए कि अनुज की पहली पत्नी और उसका एक बेटा भी है। उसने अनुज के परिवार के साथ रहने की जिद की। अनुज ने हिम्मत करके अपने पापा को सच्चाई बताई। वो कुछ दिनों तक उससे नाराज रहे, बिना रहे फिर मान गए। उन्होंने उसकी दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लिया। अन्वी इन सबसे पूरी तरह टूट गई। इस बार फिर से वो डिप्रेशन ट्रामा की शिकार हो गई। सब कुछ जानने के बाद हमने अन्वी को अपने साथ चलने के लिए कहा और अनुज ने अन्वी को डिवोर्स देने की बात की। अभी के नाना गुस्से में काफ़ी कुछ कह चुके थे। वो नहीं चाहते थे अन्वी अनुज के साथ रहे। चाहती तो मैं भी नहीं थी, मगर अनुज और उसके पापा ने अभी को बीच में लाकर हमें मजबूर कर दिया। अन्वी को उनके पास छोड़ने के लिए उन तीनों का कहना था वो अभी की कस्टडी लेंगे। कुछ भी कोर्ट किसी 2 साल के बच्चे को मानसिक रोगी के साथ रहने की इजाज़त नहीं देगा। अनुज का कहना था मुझ पर अनलीगल मैरिज का केस करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये बात कभी साबित नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें साथ रहने से रोक पाएंगे। वो अपनी मनमानी कर रहे थे। हम अन्वी की वजह से खामोश थे, क्योंकि वो अभी को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती थी। इतना सब हो जाने के बाद उसे उम्मीद थी अनुज उसके साथ ही रहेगा, वो अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ देगा। एक लंबी बहस करने के बाद अन्वी ने हक में फैसला लिया गया। उसे समझौता करना होगा, उसे अनुज की दूसरी पत्नी को स्वीकार करना होगा। वो मान भी गई थी। हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। हमने अनुज के माँ पापा से अन्वी का इलाज कराने के लिए की बात की। वो मान गए, मगर उन्होंने उसे हमारे साथ भेजने के बजाय खुद उसका इलाज कराने की बात की। वो जानते थे अन्वी अगर हमारे साथ रहेगी तो अभी उसके पास नहीं रहेगा। वो अभी को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे। वो अन्वी को अभी की वजह से ही मानते थे। उनके दिल में अन्वी की कोई खास जगह नहीं थी, मगर अभी के लिए वो अन्वी से जुड़े हुए थे। सब कुछ डिसाइड होने के बाद हम घर वापस आ गए थे। अब हर रोज़ अन्वी से फ़ोन कॉल पर बात होती। हम उससे अपने साथ रहने के लिए कहते और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा का दावा करती। उसकी बातों पर हमें यकीन कम होता था, इसलिए हम हर महीने उससे मिलने जाते थे। वो गांव में अनुज के माँ पापा के साथ रहती और अनुज अपनी दूसरी पत्नी के साथ शहर में। हम जब भी उससे मिलने जाते अन्वी झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर खुश रहने का दिखावा करती। अन्वी और अभी को इस तरह अकेले छोड़कर खुद शहर में रहने की बात का विरोध करते हुए हमने अनुज से बहस की। हमारे दबाव डालने पर अनुज अन्वी और अभी को अपने साथ रखने के लिए मान गया था। अन्वी इस बात से खुश थी। उसे क्या पता था उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। अनुज अन्वी को साथ लेकर चला तो गया था, मगर वो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसकी दूसरी पत्नी मानसी बेवजह अन्वी से बहस किया करते थे। वो अभी को देखकर चलती थी, क्योंकि अनुज अभी को मानता था आखिर वो उसका अपना खून था। बस यही बात मानसी को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अक्सर अभी की शरारतों को लेकर अनुज से शिकायत किया करती थी। एक दिन अभी को अनुज के नज़रों से उतारने के लिए उसने अभी पर मानसिक रूप से असक्षम होने का इल्ज़ाम लगा दिया था। उसका कहना था अन्वी के लक्षण अभी में मौजूद। मानसी की इस बात पर अन्वी ने उस पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच बहस हुई, झगड़े में तब्दील हो गई थी। गलती मानसी की थी, मगर अनुज ने अन्वी को गलत ठहराया था। अन्वी उस दिन की बात को भूल नहीं पा रही थी। उस दिन उसने रोते हुए मुझे फ़ोन किया था। वो चीखते हुए बोल रही थी, माँ मैं और मेरा बेटा पागल नहीं है। माँ आप जानती हैं अब मेरे साथ साथ सब अभी को भी पागल कह रहे हैं। माँ मेरे 3 साल के बच्चे के बारे में वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं माँ, और अनुज वो कैसे उसका साथ दे सकते हैं माँ अब मुझे नहीं रहना यहाँ। माँ आप आओ, मुझे और अभी को यहाँ से ले चलो। उस दिन मेरी बच्ची हार गई थी। उस दिन उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। मैंने उसे मुश्किल से चुप कराते हुए कहा, अन्वी बच्चे संभालो खुद को, और तुम्हारे पापा आ रहे हैं तुम्हें लेने। अब हम तुम्हें और अभी को यहाँ वहाँ नहीं रहने देंगे। जल्दी आना माँ, मैं इंतज़ार करूँगी। अन्वी ने कहा था
मुझसे, लेकिन उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, चली गई वो हम सबको अकेला छोड़कर। मेरे पहुंचने से पहले मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया था। मैं बेबस सी उसे उसके हाल उस हाल में देखकर चीख रही थी। अभी अपने नाना की गोद में सिमटा हुआ था, 3 साल का मासूम सा बच्चा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोते हुए कह रहा था, मानसी आंटी ने माँ और मुझे पागल कहा, इसलिए मम्मी रोते रोते सो गई। पापा ने मम्मी को बहुत डांटा था। नानी, उनसे कहिए वो मम्मी को सॉरी बोलने, तो मम्मी उठ जाएगी। उसी वक्त अभी की बातें सुनकर अभी की नाना और मैं अनुज के घर से अभी को अपने साथ ले आए थे। अनवी के पापा ने अनवी को आखिरी विदाई दी थी। अनुज और उसके माँ पापा ने बहुत कोशिश की अभी के को लीगल अनलीगल तरीके से हासिल करने की, लेकिन हमने अभी को किसी भी हाल में उन्हें नहीं सौंपा। अभी के नाना मामा ने अनुज पर की तरह के केस किए थे, जिसकी वजह से उसे कुछ सालों की सजा हुई थी। अभी की परवरिश हमने की। अभी हमारे साथ खुश रहता था, मगर वो रात के अचानक चीख कर उठ जाता था। वो डरा और सहमा रहता था। अभी की नामौजूदगी की वजह से ये सब हो रहा था। ये सोचकर हमने अभी के इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अभी के मैच्योर हो जाने के बाद ये सब बंद नहीं हुआ, तो हमने साइकियाट्रिस्ट की मदद ली, जिससे हमें अभी के बारे में वो पता चला जिससे हम अनजान थे। अभी से कुछ बातचीत और पूछताछ करने पर साइकियाट्रिस्ट ने बताया अविनाश को बाइपोलर डिसऑर्डर है। हमने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, इसलिए हम चिंतित होने के साथ साथ हैरान थे। अभी के नाना ने साइकियाट्रिस्ट से विस्तार पूर्वक इस बारे में सब कुछ समझा। उनकी बातें सुनकर हम अभी के लिए काफ़ी डर गए थे। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 18 या 19 थी। बचपन में जब वो सारी चीज़ें करता था, तब हम सबका बचपना समझकर इग्नोर कर देते थे। वैसे भी ये सारी चीज़ें अधिकतर कुछ लोगों में पाई जाती हैं, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अभी के साथ ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। अक्सर जब भी उसके सामने उसके पापा का जिक्र होता या अनुज कॉल करके उसे खुद के पास आने के लिए कहता, तो पागलों की जैसे हरकतें शुरू कर देता। चीज़ों को तोड़ना, फोड़ना और चिल्लाना, बुरे ख्वाब देखकर उठ जाना। अभी को किस वजह से हुआ ये कह पाना मुश्किल था, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का कहना था ये अनुवांशिक भी हो सकता है और बचपन में किसी गहरे एक्सीडेंट के सदमे की वजह से भी। हमें नहीं पता था अब अनवी प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में थी या नहीं, और बचपन में हुआ एक्सीडेंट शायद अनवी की डेथ अपनी माँ के लिए अपने पापा और उनकी दूसरी वाइफ से अशब्द सुनना, सबका आपस में झगड़ना, शायद ये सब भी वजह हो सकते थे बाइपोलर डिसऑर्डर के। लेकिन अभी उस वक्त लगभग 3-4 साल का था, इसलिए हम श्योर नहीं थे। हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय इलाज के बारे में डिस्कस करने लगे। कुछ थेरेपी और कुछ दवाओं के माध्यम से अभी इसका इलाज शुरू हुआ, जिसका असर कुछ महीनों में ही दिखने लगा था। अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जहाँ एक तरफ इस बीमारी के चलते अभी किसी चीज़ पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता था, वहीं दूसरी तरफ उसमें रचनात्मक क्षमता की वृद्धि हो रही थी। साइकियाट्रिस्ट के बताए अनुसार इस बीमारी का एक लक्षण ये भी था, जो अभी के लिए बेहतर साबित हुआ, उसका इंटरेस्ट गेम मेकर बनने में था, जो कि उसके लिए सही था। लगभग 2 साल के अंदर अभी पूरी तरह ठीक हो चुका था, मगर उसके बुरे ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हमने इस बारे में साइकियाट्रिस्ट से बात की, तो उन्होंने बताया उन बातों को अविनाश के दिमाग से निकालना होगा जो इन बुरे ख्वाबों की जड़ है, और ये सिर्फ वही कर पाएगा। हमने अभी को काफ़ी समझाया कि वो अपना कल भूल जाए। उसके पापा ने जो उसके माँ के साथ किया था, वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, जिसके लिए उसने अनवी को छोड़ा था। उसने अनुज के जेल जाते ही उसे छोड़ दिया था। अभी के मन में अपने पापा और उनकी दूसरी वाइफ और उसके दादा दादी को लेकर जो नफरत भरी थी, उसे कम करके ही इन बुरे ख्वाबों को रोका जा सकता था। हमारी बात मानकर सभी भी कोशिश कर रहा था। एक हद सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक ही अनुज और उसके माँ पापा आकर अभी और हमसे
माफ़ी मांगने लगे। उन तीनों ने अभी को अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस वजह से अभी भड़क गया। जो बातें वो भूलने की कोशिश कर रहा था, उसे वो सारी बातें फिर से याद आने लगी। उस दिन उसने अपनी सारी भड़ास उन तीनों पर निकाली। उसके बाद वो लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए थे। हमें लगा सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, मगर उस दिन एक्सीडेंट के बाद अभी को फिर से बुरे ख्वाब आने शुरू हो गए। हमने अभी को एक बार फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास चलने के लिए कहा, मगर उसने कुछ दिनों बाद ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं कहकर उसने इनकार कर दिया था। हमने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि इतने सालों से थेरेपी और दवाइयों से वो ऊब चुका था। अब उसे खुद से ही संभलना था। उस दिन के बाद लगभग एक हफ्ते तक अभी रातों को चीख कर उठ जाता था और पूरी रात जागता रहता। फिर अचानक एक हफ्ते बाद उसे खुद ब खुद बुरे ख्वाब आना बंद हो गए थे। वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। सिविल से इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जब जॉब पर जाना शुरू कर दिया और गेम मेकिंग में भी ध्यान देने लगा, तो हमने उसकी शादी करने की सोची। जब पहली बार हमने अभी से शादी के बारे में बात की थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया था। वो कहता था वो कभी शादी नहीं करेगा। वजह भी वो नहीं बताता था। जब भी हम शादी की बात करते वो चिढ़ जाता था। वो अपने नाना की कही कोई भी बात नहीं टालता था, मगर शादी के मामले में भी उनकी भी नहीं सुन रहा था। उसके इनकार का सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। इसी बीच अभी के नाना की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। उनके चले जाने के बाद मैं और अभी बिल्कुल अकेले रह से हो गए थे। हालांकि उनकी डेथ के बाद निविका, कनिका और उसके दोनों बच्चे नायरा और निहित भी अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। सब साथ ही रहते थे। लगभग 6 महीने हो गए थे सबको आए हुए। सब वापस जाना चाहते थे। निवेश ने मुझे और अभी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर अभी जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वो नहीं जाना चाहता था और मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिनों तक इस बात पर डिस्कशन होती रही, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था। निहित और नायरा को निवेश ने पहले अफ्रीका वापस भेज दिया था। निवेश इस बार मुझे अपने साथ ले जाने की जिद किए बैठा था और अभी चलने को तैयार ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए मान नहीं रही थी। आप अगर इसलिए हमारे साथ नहीं चलना चाहती क्योंकि अभी अकेला है, तो उसके लिए हमारे पास आइडिया है, हम उसकी शादी कर देते हैं। कनिका ने मुझसे कहा तो एक बार फिर से अभी से शादी के बारे में बातें शुरू हुई। हर बार की तरह उसने इस बार भी इनकार कर दिया था। जब निवेश और कनिका ने उसे काफ़ी समझाया और मैंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो वो एक शर्त पर शादी करूँगा बोलकर मान गया। अपने शर्त के तौर पर उसने हमसे कहा था, अगर कोई लड़की मेरा अतीत, मेरी बीमारी जानने के बाद मुझसे शादी के लिए तैयार होगी, तभी मैं शादी करूँगा, वरना नहीं। मैं अपना अतीत छुपाकर शादी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुमसे और तुम्हारे पापा से ये बात नहीं बताई थी। अभी की मानसिक स्थिति के बारे में जानकर कहीं तुम्हारे माँ पापा और तुम शादी के लिए इनकार ना कर दो, इस डर से मैंने ये बात छुपाई थी। लेकिन जाने से पहले मैं सब कुछ बताकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर। बोलते हुए नानी ने अपने हाथ जोड़ने चाहे, तो हमने उनका हाथ अपने दोनों हाथ थाम कर अपना सिर इनकार में हिला दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।